दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतवीर दलाल अपने भारत लिंक के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आजकल देश के अंदर एक थोड़ा सा विवाद चला हुआ है और वो विवाद है मुख्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर। और ये विवाद है सुप्रीम कोर्ट के बीच में और सरकार के बीच में। मामला दरअसल क्या है दोस्तों कि इसी साल मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को ये निर्देश दिए थे कि वो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित विधेयक बनाए और उसी के तहत नियुक्ति हो। और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति है वो सीबीआई के चीफ डायरेक्टर की तर्ज पर ही होनी चाहिए, अर्थात उसमें प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता और सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वो इस एक कमेटी हो। उस कमेटी के सिफारिश के ऊपर राष्ट्रपति उसकी नियुक्ति करे। तो ये निर्देश दे दिया सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को, केंद्र सरकार को। लेकिन केंद्र सरकार ने दोस्तों अभी पिछले दिनों जो बिल पास हुए हैं उसमें बिल तो पेश कर दिया लेकिन उसमें एक झोल कर दिया। और झोल क्या था वो और केंद्र सरकार ने क्यों किया, और इस चीज़ को दरअसल समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा चुनाव आयोग की नियुक्ति से संबंधित और कब उसकी स्थापना हुई थी और ये क्या कारण है, कब से ये झगड़ा उत्पन्न हुआ। दोस्तों 1950 में चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी जिसका मुख्य कार्य था कि देश के अंदर राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के चुनाव करवाना और उससे संबंधित जितनी भी प्रक्रियाएं हैं वो पूरी करनी। अगर उनसे में कोई वाद विवाद होता है तो उसका निपटारा करना और निष्पक्षता के साथ चुनाव का आयोजन करना। ये इस मकसद से चुनाव आयोग की नियुक्ति की गई थी। इसमें चुनाव आयोग ने दोस्तों अपने सारे कार्य जो है वो ठीक ठाक करता रहा, उसके ऊपर कोई उंगली भी नहीं उठी। गाय बगाए थोड़ी बहुत तो अगर शिकायत हुई भी होगी तो उनका इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं है। लेकिन इस झगड़े की जो जड़ है ना दोस्तों, उसकी शुरुआत हुई थी 1990 से। 1990 में देश के अंदर चंद्रशेखर की सरकार थी और चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री हुआ करते देश के। तो उन्होंने अपने कार्यकाल में 10वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में TN शेषन की नियुक्ति कर दी। और उस टाइम जो नियुक्ति का जो अधिकार हुआ करता है वो प्रधानमंत्री को और विपक्ष के नेता को और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, तीनों को मिलकर हुआ करता है। तो उसमें राजीव गांधी उस टाइम विपक्ष के नेता थे, उन्होंने भी अपनी सहमति दे दी और उनकी जो अपॉइंटमेंट थी वो हो गई। लेकिन TN शेषन जी इतने सशक्त और इतने निडर प्रशासक थे कि जब उनकी नियुक्ति मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में हुई तो देश के अंदर जितने भी नेता थे या जितने भी चुनाव थे उन्होंने इस तरह करवाए कि देश के नेताओं को उनसे डर लगने लग गया। और अगर कोई भी शिकायत आती तो वो पूरी की पूरी चुनाव प्रक्रिया को रोक दिया करते और जब तक कि सरकार उसका समाधान नहीं करती वो चुनाव नहीं होने दिया करते। TN शेषन को ये कहा गया है कि आज तक के देश के इतिहास में ऐसा सशक्त और निडर चुनाव आयुक्त दूसरा कोई नहीं हुआ। और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को अगर माने तो संभावना भी नहीं है कि आगे इस तरह का कोई सशक्त और निडर और निष्पक्ष चुनाव आयुक्त आ जाएगा। तो दोस्तों उनकी इसी शैली से जितने भी देश के बड़े बड़े नेता हुआ करते, प्रधानमंत्री तक के नेता हुआ करते, वो उनसे डरा करते। तो उस टाइम पे 1991 में राजीव गांधी की हत्या हो गई। तो उसके बाद देश के प्रधानमंत्री बने PV नरसिम्हा राव जी। PV नरसिम्हा राव जी ने उनकी ज्यादतियों, उनकी नज़र में तो ज्यादती थी। वैसे तो देश के उसमें तो ये निष्पक्ष और वो एक अच्छे वो हुआ करते हैं। उनकी जो ख्याति थी वो प्रधानमंत्री से भी ज़्यादा थी, देश के अंदर लोकप्रियता उनकी किसी भी नेता से ज़्यादा थी। और वो इसी लोकप्रियता के कारण ही कभी किसी नेता के साथ बदसलूकी भी कर दिया करते, उनको हड़का भी दिया करता, अपने ऑफिस से बाहर भी कर दिया करते, चाहे वो कितना ही बड़ा देश का नेता क्यों ना हो। तो उनकी इन ज्यादतियों के कारण या उनके स्वभाव के कारण 1993 में PV नरसिम्हा राव ने 2 अतिरिक्त चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कर दी। और यहीं से मेन जड़ है जो इस झगड़े की, यहीं से हुई है दोस्तों।
क्यों? क्योंकि जब 2 अतिरिक्त चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति हुई तो उससे टीएन शेषन के जो शक्तियां थी, जो उनके अधिकार थे, वो सीमित हो गए और इस तरह से चुनाव आयोग का काम होने लगा। लेकिन ये स्थिति दोस्तों केंद्र सरकार को सूट कर गई और इसी की तर्ज पर उसके बाद चुनाव आयुक्तों की जो नियुक्ति थी वो केंद्र सरकार करने लगी और इलेक्शन होने लगे। और जो केंद्र सरकार जिस चुनाव आयुक्त की अतिरिक्त आयुक्तों की नियुक्ति किया करती, वो उसके पक्ष में निसंदेह उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं वो उनके यही लगे हैं कि वो केंद्र सरकार के इशारे पे काम किया करते। लेकिन चलो हमारा ये नहीं है विषय, चर्चा का विषय ये नहीं है। तो 2015 में दोस्तों एक सुप्रीम कोर्ट में रिट दाखिल हुई कि ये चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है और केंद्र सरकार अनुच्छेद 324 के तहत प्राप्त शक्तियों के आधार पर करती है, लेकिन इसके अंदर कोई भी कानून नहीं है देश के अंदर। तो उस रिट याचिका के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अब मार्च 2023 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इसको केंद्र सरकार को दिशा निर्देशन दिए कि इसके ऊपर विधेयक बनाया जाए और इसकी नियुक्ति जिस प्रकार सीबीआई के मुख्य प्रशासक या चीफ डायरेक्टर की होती है उसी तर्ज पर की जाए, अर्थात उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाए, लेकिन उसका संशोधन एक कमेटी करे और उस कमेटी के 3 मेंबर हों। पहला देश का प्रधानमंत्री हो, दूसरा विपक्ष का नेता हो और तीसरा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो। तो सरकार सुप्रीम कोर्ट ने तो सरकार को ये निर्देश दे दिए और अब ये जो विधेयक पास हुए हैं उनमें एक बिल पेश किया है दोस्तों केंद्र सरकार ने, वर्तमान सरकार ने, बीजेपी सरकार ने, और उसमें उसने कर दिया एक झोल। और वो झोल क्या है दोस्तों कि केंद्र सरकार ने जो विपक्ष दूसरा जो मेंबर हुआ करता विपक्ष का नेता, प्रतिपक्ष का नेता, उसकी जगह उसने केंद्रीय मंत्रिमंडल के किसी मंत्री की नियुक्ति का वो कर दिया और उस कानून के अंदर ये प्रावधान कर दिया कि उसमें विपक्ष का नेता नहीं होगा। और यही दोस्तों वास्तव में झगड़े की जड़ है या मनमुटाव की जड़ है। इससे फर्क क्या पड़ेगा कि इससे एक तो देश का प्रधानमंत्री है वो तो उस पार्टी का हो गया, मान लो बीजेपी ने ये किया है तो नरेंद्र मोदी उसके कमेटी के मेंबर होंगे, अध्यक्ष होंगे। दूसरा फिर केंद्र सरकार द्वारा ही अर्थात बीजेपी सरकार के द्वारा ही नियुक्त किया हुआ कोई मंत्री होगा, अर्थात वो बीजेपी का ही होगा। और तीसरे होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन कल को कोई भी विवाद हुआ, कोई भी शिकायत हुई तो उसमें 2 जो वोट हैं वो तो होंगे केंद्र सरकार के और एक होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का। तो इसके अंदर जो मेजोरिटी है वो मेजोरिटी हो जाएगी सरकार की और एक वोट की चल नहीं पाएगी। और अपनी मन मर्जी से केंद्र सरकार इस प्रकार चुनाव आयुक्तों को लगा लो या चुनाव आयोग को लगा लो, उसने उसको एक तरह से अपने पिंजरे में कैद कर लिया, अपनी मुट्ठी में कैद कर लिया। और मेन दोस्तों यही विवाद का विषय है। इससे क्या होगा कि जैसे ही इलेक्शन होंगे केंद्र सरकार के नॉमिनेटेड वो होंगे चीफ जस्टिस मुख्य चुनाव आयुक्त होगा और अतिरिक्त चुनाव आयुक्त होंगे, वो केंद्र सरकार के ही आदमी होंगे और कोई भी विवाद होगा तो वो केंद्र सरकार की ही सुनेंगे। और अगर इस प्रकार के चुनाव में मान लीजिए कोई विपक्ष किसी तरह की शिकायत करता है तो वो उसके ऊपर ध्यान देने की बजाय केंद्र सरकार की सुनेंगे। और केंद्र सरकार अगर कोई शिकायत करता है तो वो टीएन शेषन की तरह ही कार्य करेंगे, अर्थात उनकी पूरी संभावना है कि उनका जो भी फैसला होगा वो केंद्र सरकार के निर्देश के अनुसार ही होगा। क्यों? क्योंकि जो उनकी नियुक्ति है वो केंद्र सरकार द्वारा की गई, अर्थात बीजेपी सरकार द्वारा की गई है। तो इसमें दोस्तों मेन बात ये है कि जो विपक्ष आरोप लगा रहा है केंद्र के ऊपर या बीजेपी सरकार के ऊपर या नरेंद्र मोदी के ऊपर कि ये सरकार संवैधानिक संस्थाओं को समाप्त कर रही है, मार रही है उनको, उनके अधिकार खत्म कर रही है। तो दोस्तों केंद्र सरकार के इस बीजेपी सरकार के इस कदम से इस चीज़ का प्रमाण मिलता है कि विपक्ष का ये जो आरोप है ये झूठा नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर वो इसी तरह केंद्र सरकार हर विभाग में हर आयोग में अगर अपनी केंद्र सरकार के मंत्री लोगों की ही नियुक्ति करती जाएगी, अगर वो अपने आदमियों की नियुक्ति करती जाएगी तो उसमें निष्पक्षता कहाँ रहेगी। तो अब मामला ये है दोस्तों कि क्या ये एक स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा है? बिल्कुल भी नहीं है।
और इस तरह धीरे धीरे जो विपक्ष का आरोप है कि हर जो संस्था है, देश की संस्था है, केंद्रीय संस्थाएं हैं या स्वायत्त संस्थाएं हैं, वो इससे ख़त्म होती जा रही है, अर्थात उनकी हत्या कर रही है या उनकी संवैधानिक पावर है वो बीजेपी सरकार या मोदी सरकार उनको ख़त्म कर रही है। तो इस चीज़ से उस चीज़ का प्रमाण मिलता है कि विपक्ष का ये आरोप वास्तव में सही है। दोस्तों, अगर आज इससे ये भी लगता है कि अगर आज मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का अधिकार केंद्र सरकार अपने हाथ में ले लेती है, तो और जो संस्थाएं हैं, जैसे मैंने कल की वीडियो में चर्चा की थी कैग के बारे में, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी वो एक स्वायत्त संस्था है और आज वो केंद्र सरकार के अधीन नहीं है, लेकिन कल को उसकी नियुक्ति के संबंध में भी अगर केंद्र सरकार कोई नया बिल ले आएगी, नया कानून बना देगी, तो वो कैग भी जिसकी जो कि आज देश की नज़रों में एक निष्पक्ष संस्था है और जिसने बहुत से घोटालों का पर्दाफाश किया है, उनकी रिपोर्ट संसद में रखी है और वर्तमान सरकार में भी उसने जितने घोटाले हुए हैं उनके बारे में स्पष्ट लिखा है। तो कल को अगर इसी तरह केंद्र सरकार करती रही, बीजेपी सरकार करती रही, मोदी सरकार करती रही, तो कैग के भी अधिकार खत्म हो जाएंगे और देश की जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं या जो निष्पक्षता से काम करना चाह रही हैं, उनकी ये संभावना है कि वो निष्पक्षता से काम नहीं करेंगी और देश की सारी संस्थाएं एक दिन बीजेपी सरकार की मुट्ठी में आ जाएंगी, उसके हाथ में आ जाएंगी। तो दोस्तों, इस तरह की परिपाटी, इस तरह का चलन देश के लिए बहुत घातक है। इससे होगा क्या कि धीरे धीरे देश का जो लोकतंत्र है वही खत्म हो जाएगा और जो सरकार की पकड़ है वो सारी संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर हो जाएगी। और मैंने अपने एक पिछले वीडियो में कहा था कि आज मोदी जी को रोकने वाला कोई नहीं है। अगर वो चीन के राष्ट्रपति की तरह अपने आप को ताउम्र के लिए प्रधानमंत्री घोषित कर लेंगे, तो इसकी भी संभावना है कि जब देश की सारी संवैधानिक संस्थाएं उनकी जेब में आ जाएंगी, उनकी मुट्ठी में आ जाएंगी, उनके हाथ में आ जाएंगी, तो उनके लिए किस तरह का जो बिल लेके आना भविष्य में कोई बड़ी बात नहीं है। आज हमें दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है, दुनिया का उभरता हुआ बाजार कहा जाता है, दुनिया की एक बढ़ती व्यवस्था अर्थव्यवस्था कहा जाता है। तो दोस्तों, अगर इस तरह के कार्य इस देश के अंदर होंगे और मोदी सरकार अपनी सरकार के लिए आने वाले समय में सभी विपक्षी पार्टियों को ख़त्म करने के लिए, देश की संवैधानिक संस्थाओं को ख़त्म करने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाती रहेगी, तो इस देश का जो मालिक है वो भगवान ही है। दोस्तों, विपक्ष का ये आरोप इससे प्रमाणित होता है कि बीजेपी सरकार है, जो मोदी सरकार है, वो देश की संस्थाओं को ख़त्म कर रही है, देश की जड़ों को कमज़ोर कर रही है और एक एडमिनिस्ट्रेटर की तरह, जैसे चीन के राष्ट्रपति हैं, नॉर्थ कोरिया के राष्ट्रपति, उस तर्ज पर चल रही है। और आने वाले समय में पूरा प्रतिपक्ष, पूरा विपक्ष, सभी विपक्षी पार्टियां इस हिसाब से धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी, जो कि लोकतंत्र के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और इससे आने वाले समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक निरंकुश शासक भी हो सकते हैं और एक निरंकुश शासक देश के लिए घातक होता है। अगर देश की प्रोग्रेस की चाहिए, जनता को, पब्लिक को चाहिए, तो विपक्ष मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। बगैर मजबूत विपक्ष के देश के अंदर प्रगति नहीं हो सकती, क्योंकि उससे सरकार निडर होकर ने चाहे घोटाले करे या कोई और कार्य करे जो देश के विरुद्ध हो, तो उन्हें कोई रोकने वाला तो होगा नहीं। इसलिए मोदी सरकार को चाहिए कि वो उस तरह के कार्य ना करे और एक लोकतंत्र की मर्यादा का ध्यान रखते हुए लोकतंत्र में जो सही है वो करे और जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका इस तरह से उनको ग्रैब न करें, उनको अपनी मुट्ठी में ना करें। यही एक लोकतंत्र की मर्यादा है दोस्तों। लेकिन आज के इस समय में मुझे नहीं लगता कि मोदी के लिए इन बातों का कोई महत्व होगा या वो देश की जनता के लिए कुछ सोचते होंगे। उन्हें सत्ता चाहिए, प्रधानमंत्री की कुर्सी चाहिए, लेकिन सारा समय दोस्तों एक चीज़ कहूँगा कि एक जैसा नहीं होता। आज मोदी जी प्रधानमंत्री, निसंदेह 2024 के चुनाव में फिर से बीजेपी आएगी और मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन 2029 के चुनाव में मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। उस टाइम, आने वाले टाइम में 2029 के चुनाव में अगर कोई प्रधानमंत्री होगा, जो मेरी विवेचना के अनुसार वो योगी आदित्यनाथ होंगे।
कांग्रेस का या विपक्ष का उस टाइम भी कोई वो नहीं होगा, क्योंकि तब तक विपक्ष नाम की चीज़ खत्म हो चुकी होगी और देश के अंदर बीजेपी का ही राज रहेगा। क्यों? क्योंकि देश की जितनी भी संस्थाएं हैं, जितनी शक्तियां हैं, चाहे वो पुलिस है, मिलिट्री है और संवैधानिक संस्थाएं हैं, वो सारी की सारी बीजेपी सरकार के हाथों में होंगी, मोदी सरकार के हाथों में होंगी। तो विपक्ष के लिए कुछ करने के लिए कुछ बचेगा नहीं। तो देश के अंदर सिर्फ बीजेपी की ही सरकार रहेगी और किसी की सरकार नहीं रहेगी। तो मैं देश की जनता से यही निवेदन करूंगा कि अगर इस तरह की कोई भी हरकतें हैं तो उसका पुरजोर विरोध करना चाहिए दोस्तों। इस तरह की जो कानून लेके आती है सरकार, केंद्र सरकार लेके आती है, उनका विरोध करना चाहिए। एक स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा नहीं है। आज के लिए दोस्तों मैं इसी विषय पर आपसे चर्चा करना चाह रहा था और इतना ही कहना चाहूँगा। इससे ज़्यादा आप लोग समझदार हैं, आप लोग खुद इस चीज़ के बारे में देख सकते हैं कि क्या करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इलेक्शन नज़दीक आ चुके हैं और इस तरह का कदम देश के लिए ठीक नहीं है। तो जो करे जनता करे और जनता इस चीज़ का विरोध करे और ऐसे कदमों से या ऐसे कानूनों से के लाने से सरकार को रोके, केंद्र सरकार को रोके, बीजेपी सरकार के ऊपर दबाव बनाए। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपने मेरे को सुना, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा और आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आपको मेरी बातें ठीक लगी, अगर आपको मेरा ये चैनल ठीक लगा तो आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, ताकि मैं अपने विचारों को ज़्यादा से ज़्यादा आप तक पहुंचाता रहूं और देश के जो मुद्दे हैं या इस तरह के जो वो हैं उन्हें आपके सामने लाता रहूं। दोस्तों शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद दोस्तों।